अगेन डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स। तो शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि बाद में आप भूल ना जाएं वीडियो को लाइक करना। तो मैं हूं अभिनंदन कुमार आज़ाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ये सब चीज़ें पढ़ने वाले थे जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा था। ठीक है, आईसी इंजन भी मैं कंटिन्यू कर चुका हूँ, उसको कंप्लीट कर चुका हूँ, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। और ये सब चीज़ों को हम लोग देख लिया था हम लोगों ने। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक हम लोग देख चुके हैं, उसके आगे हम लोगों को कंटिन्यू करना है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे ये फेज लॉ हम लोग देख चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था और आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ थर्मोमीटर। इस टॉपिक से जनरल कंपटीशन में और ईएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रेगुलर, मतलब हर इंटरवल पे हर एक साल आता रहता है क्वेश्चंस, और बहुत ईजी है, बस आपको याद रखना है, याद करके आपका काम चल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीरोथ लॉ से समझा था कि थर्मोडायनेमिक्स का मेजरमेंट जो है ये जीरोथ लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, ये फंडामेंटल लॉ है, यही बेसिक है आपके टेम्परेचर मेजरमेंट का। तो टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेज जितने भी होते हैं वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही काम करता है। तो कौन कौन से थर्मोडायनेमिक ये थर्मोमीटर्स हैं और कैसे काम करता है उसको हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला है वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का नाम आपने बचपन में सुना होगा, पहले भी सुना होगा, जिसे हम रेसिस्टेंस थर्मामीटर भी कहते हैं। ये किस पे काम करता है भाई? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। ये आप लोगों ने क्लास 12 वगैरह में पढ़ा होगा। क्लास 12 के फिजिक्स में आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा होगा। कैसे काम करता है भाई? कि अगर जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस और इन रेसिस्टेंस का रेशियो इस रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। जैसे PQ बाई RS का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा PQ बाई RS, इसका रेशियो सदैव क्या रहेगा? इक्वल रहेगा PQ बाई RS। जैसे मान लेते हैं कि P अगर 5 ओम है, Q अगर आपका 10 ओम है और R आपका किसी प्रकार से 8 ओम है, तो S अगर आपको निकालना है तो S जो होगा वो 16 ओम होगा। और अगर S का रेसिस्टेंस निकल गया है तो हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस चेंज करता है और इस इक्वेशन से चेंज करता है। ये आप लोगों ने क्लास 12 में ही पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? R इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा और इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर क्या होगा। कैसे निकलेगा ये हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो S है ये प्लैटिनम बायर होता है, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के कारण बहुत जल्दी से इसका टेम्परेचर के कारण इसका रेसिस्टेंस वेरी करता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको जहाँ पे भी जिस टेम्परेचर को मेजर करना है उससे कांटेक्ट में लाते हैं, जिसके कारण इसका टेम्परेचर वही टेम्परेचर हो जाता है जिसको हमको मेजर करना है। अब इसका टेम्परेचर वेरी करेगा तो इसका रेसिस्टेंस वेरी करेगा, रेसिस्टेंस वेरी करेगा तो भैया यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे कि इस रेसिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, ये दोनों आपका फिक्स रेसिस्टेंस होता है। जो डिवाइस आपको आता है उसमें ये फिक्स रहता है। तो इस रेसिस्टेंस को हम बदल सकते हैं, इसको हम बदलते हैं और बदल के ये करते हैं कि ये इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो जीरो हो जाए। जैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो अगर जीरो हो जाता है तो हमें पता लग गया कि भैया ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस रेशियो का भी इस्तेमाल करेंगे और इस रेशियो से हम इस जो है रेसिस्टेंस है उसको हम निकाल लेंगे और इस रेसिस्टेंस से हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन से हमें इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा जितना भी अब डिवाइसेस होता है वो काफ़ी स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, तो वो अपने खुद ही इक्वेशन से कैलकुलेट करके हमें डेटा दे देता है। डिजिटल सारे होते हैं, सारे में प्रोग्रामिंग होती है और वो खुद ही हमें कैलकुलेट करके दे देता है कि ये इसका टेम्परेचर यहाँ पे है। तो इसमें याद क्या रखना है, क्या एग्जाम में आएगा? तो एग्जाम में आता है कि भाई ये जो थर्मिस्टर है या फिर इसको रेसिस्टेंस थर्मोमीटर कहते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है भाई? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। इससे पूछा जाता है कि इसका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या है, आखिर इसमें हम क्या मेजर करके टेम्परेचर निकालते हैं। तो इसमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो है वो रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस की हेल्प से हम रेसिस्टेंस कैलकुलेट करके हम टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है इफ नथिंग इज गिवन। अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया गया है प्रॉब्लम, देन वी अज्यूम रिलेशन बिटवीन
टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस। आप जानते हो कि रेसिस्टेंस इतना आसानी से कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है R = R0 × 1 + अल्फा T + बीटा T स्क्वायर। इसी प्रकार से और भी स्क्वायर बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर कुछ ना दिया हो तो हम मान के चलेंगे कि ये लिनियरली डिपेंड कर रहा है, यानी कि इस इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है, ऐसा हम मान के चलेंगे। ये भी मैंने जो भी जितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, क्योंकि बड़े एग्जाम में आप जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें आपका सिलेबस नहीं देखा जाएगा, उसमें देखा जाता है कि कौन कितना ज़्यादा जानता है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन घुमा के ना पूछ दें, इसलिए हम लोग जितना संभव है उन सारे नॉलेज को हम लोग अपना गैदर कर लेते हैं। नेक्स्ट है थर्मोकपल। ठीक है, थर्मोकपल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अगर इंजीनियरिंग में एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा, थर्मोकपल का इस्तेमाल भी किया होगा, तो कहता है ये किस बेस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये सीवैक इफेक्ट पे काम करता है। सीवैक इफेक्ट क्या है भाई? तो अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट, if two different metals are joined together of form the two different junction and these junctions are maintained at different temperature, then EMF is generated. Measuring the EMF, the unknown temperature can be found. देखिए ये सीवैक इफेक्ट को दिखा रहा है। यहाँ पे जो है वो एक मेटल है, और मेटल को हमने क्या किया है कि दो पॉइंट से जो दो एंड्स हैं उस पर टेम्परेचर अलग अलग रखा है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो TA है, और यहाँ पे टेम्परेचर वो TB है। जो TA टेम्परेचर वो ज़्यादा है और TB टेम्परेचर है वो कम है, और इसके बीच मैंने लगा दिया है एक गैल्वेनोमीटर जो मेजर करेगा कि इसके बीच करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जैसे आप टेम्परेचर डिफरेंस करते हैं तो उसके बीच EMF जनरेट हो जाएगा। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर कहो कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, जिससे कहाँ इसमें करंट चलने लगेगा। और करंट चलेगा तो ऑब्वियस ही बात है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा उसी प्रकार से जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको EMF जनरेट होगा। यानी ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो ज़्यादा EMF जनरेट होगा, और ज़्यादा EMF जनरेट होगा तो करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा। तो इस करंट को हम मेजर करके हम ये बता सकते हैं, या करंट मेजर कर लीजिए या EMF मेजर कर लीजिए, उससे आप बता सकते हैं कि अगर एक टेम्परेचर आपने फिक्स कर रखा है तो दूसरे टेम्परेचर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे EMF यानी कि वोल्टेज और या करंट यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। तो आपसे पूछा जाए कि थर्मोकपल में जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, यानी कि इसको आप मेजर करके टेम्परेचर फाइंड आउट करते हो, तो वो है EMF या फिर वोल्टेज या फिर करंट। आप किन्हीं भी चीज़ों को मेजर करके आप यहाँ पे टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सीवैक इफेक्ट आया था। सीवैक के जस्ट उल्टा जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं पिल्टर इफेक्ट। पिल्टर इफेक्ट जब सीवैक इफेक्ट का अपोजिट है, और ये भी पूछा जाता है। आप यूपीएससी के ESC के एग्जाम में जाओगे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वहीं पूछा जाता है। गेट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम पूछता है, फिजिकल क्वेश्चन कम पूछता है, तो उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसमें क्या पूछा जाता है भाई? तो पिल्टर इफेक्ट क्या है भाई? तो अपोजिट टू सीवैक इफेक्ट है। यानी कि यहाँ पे आपने टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिला है, यानी कि EMF मिला है। इसमें जस्ट उल्टा होगा। यहाँ आप क्या करेंगे तो इट इज यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक रिफ्रैक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक टेम्परेचर हमारा फिक्स होता है जो हम लोग मेंटेन करते हैं। अब कहीं पे एक फिक्स टेम्परेचर हमें क्रिएट करना है तो वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं बैटरी। बैटरी क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो दूसरा पॉइंट का टेम्परेचर अपने आप हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक टेम्परेचर तुमने फिक्स कर रखा है तो दूसरे जगह पर टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हो जितना टेम्परेचर आपका चाहिए। मान लेते हैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको एक फिक्स टेम्परेचर कहीं पे क्रिएट करना है, तो वो फिक्स टेम्परेचर को आप क्रिएट कर सकते हैं बैटरी की हेल्प से। बैटरी बड़े बैटरी ले लीजिए, या फिर इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से भी सप्लाई हो सकता है वहाँ से ले लीजिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लीजिए या EMF क्रिएट कर लीजिए। तो आप दूसरे जगह पे आप एक फिक्स टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट दो प्रकार के थर्मोमीटर और होते हैं। पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर क्या है भाई? तो एक ऐसा कंटेनर होता है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी कि रिजिड कंटेनर है। रिजिड कंटेनर में हम क्या करते हैं तो भाई प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो रिजिड कंटेनर में आइडियल गैस इक्वेशन तो लगेगा ही, PV = nRT। यानी कि अगर आपको ये भी आपने कांस्टेंट कर रखा है, इन तो कांस्टेंट रहेगा ही, क्योंकि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स है जो भी आपने डाल रखा है गैस, वो फिक्स अमाउंट पे डला हुआ है। R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ही, तो आपका जो P होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के टेम्परेचर के, यानी कि P1 P2 = होगा T1/T2।
ठीक है। यानी कि अगर आपको प्रेशर पता लग जाए तो आप टेम्परेचर भी पता कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता होगा, ठीक है, या फिर वो अपने आप, अब तो डिजिटल होते हैं, सब अपने आप कैलकुलेट करके देता है, वो पहले ही कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ पे उससे हम प्रेशर जो हमको मिल रहा है, प्रेशर गेज लगा रहेगा, उससे हमको पता लग जाता है, प्रेशर हमने मेजर कर लिया, उससे हमें पता लग गया कि उसका टेम्परेचर उस वक्त कितना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप मेजर क्या कर रहे हो भाई, तो यहाँ पे आप मेजर कर रहे हो प्रेशर, और प्रेशर की हेल्प से आप टेम्परेचर निकाल रहे हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम अंदर प्रेशर मेंटेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अंदर प्रेशर मेंटेन करते हैं, और प्रेशर अगर मेंटेन करेंगे तो आपका देख लो प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया है, ये देखो मूव कर सकता है ये, यानी कि अंदर जो प्रेशर होगा वो उतना ही रहेगा जितना बाहर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अब अंदर कुछ होगा, कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये अपने आप मूव कर जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है, ताकि प्रेशर जो बाहर है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अंदर भी उसी प्रकार का प्रेशर रहना चाहिए। तो इसमें लगेगा PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें हम प्रेशर को मेंटेन कर रखा, तो प्रेशर कांस्टेंट है, n तो कांस्टेंट है क्योंकि अंदर जो भी गैस है वो कांस्टेंट अमाउंट में है, R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T का, यानी कि V1/V2 इक्वल टू होगा T1/T2, ठीक है। तो यहाँ से हमने वॉल्यूम को, भाई यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, यानी कि कितना मूव कर रहा हुआ, स्केल यहाँ पे लगा हुआ है, और स्केल लगा हुआ है तो स्केल बता देगा आपको कि इस वक्त इसका वॉल्यूम कितना है, और उससे आप टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे हम वॉल्यूम कैलकुलेट करके टेम्परेचर को फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो वो है वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा कि कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कौन होता है, वॉल्यूम होता है, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होता है, यहाँ पे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, तो होता है प्रेशर। इसको आप लोग याद रखेंगे। एक और चीज़ याद रखेंगे कि जो भी दोनों के दोनों जो है, जो एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, दोनों के दोनों जो है वो आइडियल गैस थर्मोमीटर कहलाते हैं, बिकॉज मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज आइडियल गैस। इसके अंदर जो हम यूज करते हैं गैस वो आइडियल गैस होता है, इसलिए हम इसका नाम एक दे देते हैं क्या, आइडियल गैस थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक है। आइडियल गैस थर्मोमीटर आज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, क्योंकि आइडियल गैस थर्मोमीटर है तो आइडियल गैस में हम इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने कौन सा आइडियल गैस फुलफिल किया है, तो इसमें अंदर कौन सा मटेरियल उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इफ द गैस इज आइडियल गैस इट डज नॉट मैटर इट इज HeO2 etc। अगर वो आइडियल गैस है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने हीलियम यूज किया है, O2 इस्तेमाल किया है, या कौन सा गैस इस्तेमाल किया है, एयर गैस इस्तेमाल किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहीं तक इसको रैप अप करता हूँ, इसको खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग टेम्परेचर स्केल को समझेंगे कि था जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्केल है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल है, वो कैसे रिलेटेड है, कैसे उसको कंस्ट्रक्शन किया जाता है, या फिर और भी जो टेम्परेचर स्केल है वो कैसे काम करते हैं। कोई इमेजिनरी टेम्परेचर स्केल देकर आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना दिया तो उसको हम कैसे डील करेंगे, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ इसको। अब आप लोगों का सवाल होगा कि ये वीडियो आने में इतना लेट क्यों हो गया, तो उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ लास्ट में। उसका पहला रीज़न है कि मैंने आपको 6 दिन पहले एक पोल करवाया था, जिससे मैंने पूछा था कि कौन से कोर्स को कंटिन्यू किया जाए, तो भाई 65% बच्चों ने कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू किया जाए। तो मैंने उससे जैसे मुझे छुट्टी मिला, क्योंकि जानते हो कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में काफ़ी बिजी रहता हूँ, तो जैसे मुझे होली की छुट्टी मिली तो मैंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे सर आपने इसको बंद ही क्यों किया था, तो उसका जवाब ये है कि देखिए मैंने शुरू जब किया था तो इसमें देखो मेरा जो वीडियो होता है वो जोक नहीं होता है, काफ़ी मैं कंटेंट को रखता हूँ आपके सामने, ठीक है। क्योंकि समय कम होता है, मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा क्वालिटी रहे उतना ज़्यादा बेहतर है। समय आपका कम से कम बर्बाद किया जाए, क्योंकि कंपटीशन है, सबको आगे निकल रहा है, तो जल्दी जल्दी बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेज जैसी होती है वैसे ही ऑनलाइन क्लासेज आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो इतनी मेहनत के बाद इतना क्वालिटी वीडियो आपको दिया गया और आपने क्या किया, तो इसमें देखिए व्यू पहले 83 था, 44 हुआ, 32 हुआ, 40 हुआ और फिर 27 हो गया। तो इस प्रकार से व्यूज कम रहे हैं तो लोग जब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो फिर कैसे मैं टाइम निकालूँ, कैसे मेहनत करूँ, किसी को फायदा नहीं है। हो सकता है आपको कहीं और से अच्छा कंटेंट मिल रहा हो तो अच्छी बात है, पर चांस कम है, क्योंकि इतना क्वालिटी कंटेंट
आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ये ऑफलाइन क्लासेज में मिल सकता है, पर ऑनलाइन कोई इतना मेहनत ऑनलाइन पे नहीं करता है, हम जान रहे हैं। हर जगह मैं भी यूट्यूब को सर्च कर रहा हूँ तो कहीं पे कोई इतना मेहनत नहीं करता है। तो इतना मेहनत, क्योंकि इतना अर्निंग नहीं होती तो कोई इतना मेहनत भी नहीं करता यूट्यूब पे। तो मेरा उद्देश्य है कि लोगों तक फ्री में, जो बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जाके पढ़ नहीं पा रहे हैं या किसी प्रकार से उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उन सब बच्चों को फ़ायदा हो यहाँ से, ठीक है। पर यूट्यूब चाहे कहो या फिर आप लोग कहो, आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हो और एकदम बिल्कुल से रुक जाता है। कहीं से किसी को शेयर नहीं हो रहा है, किसी को पता ही नहीं लग रहा है कि ये कंटेंट है, ये वीडियो है, कोई सर्व ही नहीं कर रहा है, इसको पता ही नहीं पहुंच पा रहा, उस पर कंटेंट पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ तक पहुँचाना आपका काम है, तभी जाके मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि डिमांड तो आप कर रहे हो, पर कर रहे हो तो उसको लोग यूट्यूब पे जाते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, कभी ये वीडियो देखने लगा, कभी वो वीडियो देखने लगा। पढ़ने वाले बच्चों एक जगह कंस्टेंट रहिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी चीज़ों का नोटिफिकेशन आता है उसको ऑफ कर दीजिए, ताकि आप बिल्कुल इधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। यूट्यूब पे कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है, समय बर्बाद करोगे तो नहीं होगा। और मेरा कंटेंट बिल्कुल टू द पॉइंट होता है, मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ। आप एकदम सिलेबस देखिए गेट और ईएसी का, ठीक है, एकदम हूबहू सिलेबस पे रहता है, हूबहू कंटेंट रहता है, हूबहू एग्जाम में आएंगे, ठीक है, सारे एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, अगर नहीं बनते हैं आप मुझे कमेंट में दीजिए, मैं उसको प्रॉपर आपको, हर किसी को कई क्वेश्चन आते हैं और हर किसी को मैं सपोर्ट देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम अगर दिक्कत होती है, अगर उसको मैं कमेंट में नहीं दे पाता हूँ तो उसको मैं ईमेल पे करता हूँ, उस बच्चे का ईमेल लेकर, ठीक है, या व्हाट्सएप पे मैं शेयर करता हूँ और प्रॉपर डिस्कशन करता हूँ। जो भी बच्चा लगता है कि सीरियस है, रेगुलर वीडियो देख रहा है, उसको इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो उसको पूरा सपोर्ट भी मैं देता हूँ। तो चूंकि इतना बिजी शेड्यूल के बाद आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ, तो भाई इसको देख तो रहे ही आप लोग, लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। शेयर करने में 1-8 सेकंड का समय लगेगा। इधर जो चैट वैट करते हो दोस्तों के साथ, उतने देर में आप शेयर भी कर दोगे, उसको भी लगेगा कि यार आपने उसको थोड़ा सा हेल्प किया है, कुछ मदद किया, किसी को मिल जाएगा, वो लग जाएगा पढ़ने में, वो रिजल्ट भी निकाल सकता है। कई बच्चों ने निकाला भी है, कई बच्चों का ऐसा है जिसने मुझे मैसेज किया कि सर आपकी वीडियो देखकर ही मैंने निकाला है। अनअकैडमी पर देखिए, अनअकैडमी 40,000 फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे 5,000 फॉलोअर्स नहीं पहुँच रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं पहुँच रहा है। तो यूट्यूब पता नहीं क्या कर रहा है, वो मेरे चैनल को वो रिकमेंड नहीं कर रहा, तो पहुँचा नहीं रहा है। और वीडियो कौन से चल रहे हैं मेरे, तो देखिए समास, हिंदी ग्रामर के वीडियोज, ठीक है, अलंकार के वीडियोज, ये सब वीडियो चल रहे हैं। तो जो चल रहा है उसको, जो बच्चे देख रहे हैं, जो डिमांड आ रहा है, जिस पर कमेंट्स आ रहे हैं, उसको बना के दिया जा रहा है। आप लोग भी, अगर मुझे लगेगा कि भाई आप लोग भी देख रहे हो, आप लोग भी डिमांड कर रहे हो, तो आपकी वीडियोज बनेंगे। पहले चूँकि इंजीनियरिंग के वीडियो ज़्यादा चलते थे तो इंजीनियरिंग के वीडियो ज़्यादा बनते थे, ठीक है। जो भी बच्चों को डिमांड है, मेरा काम है कि भाई बच्चों को जो ज़रूरत है उस ज़रूरतों को पूरा किया जाए। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो फिर मेहनत करने से क्या फ़ायदा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, समय में नहीं मैं बर्बाद करता हूँ आपका। आप इसको अपने दोस्तों के तक पहुँचाएँ और हेल्प करें उनको भी। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी होली।